हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दुनिया में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि 12th क्लास फिजिक्स की दुनिया में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। क्योंकि बच्चा लोग यहीं से हम 12th क्लास फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। सर 11th क्लास फिजिक्स का क्या है? 11th क्लास फिजिक्स पैरेलली चलती रहेगी, क्योंकि बच्चा लोग मैंने सोचा है कि चीज़ों को एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करने की ज़रूरत है, एक मैनर्ड वे में स्टडी करने की ज़रूरत है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी करने की ज़रूरत है, तभी जाके हम रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। केवल कॉन्सेप्ट पढ़ने से या थ्योरी पढ़ने से चीज़ें नहीं होंगी। थ्योरी के साथ साथ इन द सेंस कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, जैसा कि हम कर रहे हैं। क्योंकि बेसिक मैथ और वेक्टर पढ़ने के बाद में आपने फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का पढ़ा है, उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने इतने सारे सवाल करवाए हैं, अभी पेपर भी हुआ था नीट का, उसमें भी सिंगल सवाल उन कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आया है। तो बच्चा लोग आप बिलीव कर सकते हैं, जो चैप्टर मैंने पढ़ाया प्लीज़ आप एक बार एक चैप्टर पढ़ के देखिए, उसके बाद में आप कंपेयर करिए कि दुनिया में क्या चल रहा है और कितना पढ़ाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ा रहा हूँ या बहुत सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, नहीं। मैं ये मानता हूँ कि क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या छोड़ना है। हेलो कम ऑन एवरीवन, क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या छोड़ना है। ठीक है, इसलिए हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करेंगे। हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है नीट 2025। तो इसीलिए मैं आपसे थोड़ी सी आज बातें कर रहा हूँ कि यार नीट 2025 से पहले हमें कंप्लीट सिलेबस करना है फिजिक्स का। और फिजिक्स के अंदर वादा रहेगा मेरा आपसे कि सिंगल क्वेश्चन अपने नोट्स और मैं जो क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, अभी सारी बातें करने वाले हैं, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स चाहते हैं फिजिक्स में, प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से बहुत मैनर्ड वे में स्टडी करिए। बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल आप देख रहे हैं बहुत आसान आ रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। बस मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं, उनको आपको ध्यान में रखना है। पहली बात, कल की क्लास लेने से पहले आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स का एक रूल है बेटा, फिजिक्स तभी समझ में आती है जब पहले की क्लासें कंप्लीट हो। और हम जो स्टडी कर रहे हैं उसमें बेसिक मैथ को कंप्लीट कर लिया है, वेक्टर को कंप्लीट कर लिया है, यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट हो चुकी है, और 11th क्लास में मोशन इन 1D मतलब 1 डायमेंशन में मोशन जो है वो चल रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप प्लीज़ बेसिक चीज़ें वहां से पढ़ें। पैरेलली हम 12th क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें नीट 2025 से पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये जो बैच है, इस बैच का मैं नाम रख रहा हूं सारथी बैच। और हाँ बच्चा लोग, बैच नाम सुनने से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस इसकी फीस है आपका सिलेक्शन। मैं इतना चाहता हूं कि जिस बच्चे को मेरी ज़रूरत है मैं उस बच्चे तक जरूर पहुंचूं। मतलब इन द सेंस मैं बोल रहा हूं कि उस बच्चे को मैं हेल्प कर सकूं, बस मैं इतना चाहता हूं। और यही मेरी फीस है, आपका सिलेक्शन ही मेरी फीस है। बच्चा लोग बहुत अच्छे से हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे 2025 के एग्ज़ाम के बाद। अगर आप अच्छे से मेरे साथ मेहनत करते हैं, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से आप काम करते हैं, अपनी कमियों पे काम करते हैं, मेरे को लगता है कि आप अपनी कमियों पे काम ज़रूर करिए। प्लीज़ अपनी कमियां किसी को बताइए मत। ध्यान से सुनना, अपनी कमियां किसी को मत बताइए, क्योंकि जिसको आप अपनी कमी बताओगे ना, वो आपके मज़े ही लेगा, वो आपका फ़ायदा ही उठाएगा। अपनी कमियां बताना नहीं है किसी को, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अपनी कमियों पे काम ज़रूर करना चाहिए। उनके बारे में हमें बात करनी चाहिए, उनके बारे में हमें बैठ के सोचना चाहिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो लिख लो चीज़ों को कि ये चीज़ें मेरे को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मुझे परेशान करती हैं, उनसे मैं दूर हट जाऊंगा और 1 साल बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करूंगा।
क्या पढ़ना है ना उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या छोड़ना है। इस बात को समझिए और इसी सारी चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि हम एक बैच लॉन्च करेंगे। दैट बैच इज़ सारथी बैच। इसका नाम भी मैंने सारथी बैच रखा है, जिसमें पूरे साल थ्रू आउट द ईयर मैं आपके साथ रहूँगा एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, और जो भी आप समझे बहुत अच्छी तरीके से हम चीज़ें मैनेज कर रहे होंगे। प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में हम पढ़ाई करेंगे। उसके बाद में क्लास के बाद में टेलीग्राम चैनल पे आप सभी बच्चों को नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी और डीपीपी मतलब डेली जो प्रैक्टिस पेपर है उसमें मैं 10 से 12 क्वेश्चन आपको रोज दिया करूँगा। लेकिन बच्चा लोग ध्यान से सुन लेना, सीरियसली चीज़ों को करना है। ऐसे नहीं कि टेलीग्राम पे मैंने डाल तो दिया लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। बस मैं आपसे इतना चाहता हूं कि आप ये वीडियो उस हर एक बच्चे तक पहुंचा दीजिए जो बच्चा लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहता है, लेकिन फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बिल्कुल सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी और आप कंपेयर करना प्लीज़, आप एक चैप्टर पढ़ना, बस कोई भी हो, ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ चाहे वो पढ़ना या फिर 12th क्लास का एक चैप्टर पढ़ना। आपको खुद को फील हो जाएगा कि दुनिया में जो बेस्ट चल रहा है, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रही है उस लेवल का कंटेंट है कि नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ और मैं कोई जादू कर दूंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, बस मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, मैं आपको तरीका बता सकता हूं, मैं आपको चीज़ें आसान करके दे सकता हूं, बस चीज़ें करनी आपको ही है। ठीक है, तो ये जो हमारा बैच है उस बैच का नाम आपने सुन लिया, उस बैच का नाम है सारथी बैच और टारगेट हमारा है नीट 2025 और हम चाहते हैं कि ये वाला हमें स्कोर जरूर चाहिए। ठीक है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। न्यूमेरिकल स्टार्टिंग में नहीं बनेंगी मुझे पता है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से उन चीज़ों के पीछे पड़ जाना है। जो भी न्यूमेरिकल फिर भी नहीं बन रहे हैं तो मुझे आप पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहाँ से भी हम क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे। तो टेलीग्राम लिंक मैं आपको दे दूंगा, व्हाट्सअप भी उसका जो ग्रुप है उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। उसमें आपको नोट्स वगैरह प्रॉपर मिलते रहेंगे, उसमें आपको डीपीपी प्रोवाइड होती रहेगी। तो चलिए बच्चा लोग बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। दैट क्लास इज 12th क्लास। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम सभी बच्चों का। और सबसे पहला जो वर्ड मैं आपके सामने लिखूंगा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो बच्चा लोग, 11th क्लास की फिजिक्स पैरेलल चल रही है, नो डाउट उसको हम कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ वहाँ भी क्लास होंगी आपकी 11th क्लास की और 12th क्लास भी साथ साथ होगी, तभी नीट 2025 से पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चा लोग स्टार्ट करें क्लास। यार 11th क्लास में हम जो भी पढ़ते हैं, सुन रहा है क्या, 11th क्लास में हम जो भी पढ़ते हैं उसमें हमें चीज़ें चलती हुई दिखाई देती है। जैसे हम वेलोसिटी की बात करें, स्पीड की बात करें, एक्सीलरेशन की बात करें, है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। जैसे कार चल रही है, कार रुक रही है, कोई ब्रेक लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। लेकिन 12th क्लास की दुनिया इनविजिबल है, मतलब चार्ज हमें कहाँ दिखता है, इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ दिखता है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, करंट फ्लो कर रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई कहाँ देती हैं। लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दुनिया में। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करी जाए क्या, आ जाओ। यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वर्ड की जब भी मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है बेटा टू स्टडी अबाउट चार्ज। ओ भाई साहब, टू स्टडी अबाउट चार्ज। चार्ज के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको पूरी दुनिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से जानती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओ भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा जो वर्ड आया है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। कौन सा वर्ड है रे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, सुनने मेरी बात ध्यान से।
साथ साथ बोलना है। मैं बोलूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बोले सर हाँ हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सर ये क्या चीज है बेटा? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में होना, रुका रहना, रुका रहना। क्या? रेस्ट में होना। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब क्या सर? चार्ज की स्टडी करेंगे। और स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट में होना। मतलब डेफिनेशन बना दिया सर। हाँ, क्या डेफिनेशन है? टू study about charge at रेस्ट। ओ भाई सो डेफिनेशन ही बन गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब चार्ज मोशन में आ जाएगा तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्योंकि डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? इज इन मोशन, मोशन में आ जाना। किस में आ जाना? मोशन में आ जाना। हाँ ऐसी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टू स्टडी अबाउट चार्ज इज इन मोशन। ओ भैया बहुत सुंदर, बहुत गजब। एक बात बता, चार्ज क्या कर सकता है? सर या तो चार्ज रुका रहेगा या चार्ज चलेगा। और बहुत बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं ना, तो पहला जो चैप्टर है बेटा वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और पहले ही चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या नाम है रे? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हेलो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दोनों चैप्टर में कभी भी आपको मैग्नेटिक फील्ड का नाम ही नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। रुक जा, बाद में पढ़ेंगे। पहले इतना समझ ले कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में चार्ज रेस्ट में रहेगा। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके चैप्टर्स की हम बात करें तो यहां पे आ जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन आ जाएगा रे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा हमको सिखा रिया है। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट बहने लगेगा, चार्ज चलने लगेगा। और जिसको करंट का फील नहीं आता ना, मेरे पास आ जाना, ठीक है? स्विच में डलवा देंगे अंगुली, हो करंट का फील आ जाएगा एकदम जबरदस्त। दूसरा चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। देन हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओ भाई साहब, मैटर करने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर है मैटर। अरे रुक जा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। भाई साहब क्या चाहते क्या हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सर कोई दिक्कत नहीं है। देन हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। 440 का झटका। हाँ, अल्टरनेटिंग करंट। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम पढ़ने वाले हैं बच्चा लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या पढ़ने वाले रे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब EMW। अल्टरनेटिंग करंट मतलब AC और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब EMI। ओ भाई एक बात बताओ सर, हेलो काउंटिंग सिखा रहे हो? हाँ, 1 2 3 4 5 6 कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर। अरे इधर देख, ध्यान किधर है तेरा? कितने चैप्टर हैं? 2। दोनों को मिलाकर के कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर। फर्स्ट बुक कंप्लीट है। चलो हो गया सिलेबस। सेकंड बुक स्टार्ट करें क्या? हैं सर इतनी जल्दी पढ़ाते हो आप? अरे बिल्कुल ही सर। इसमें कितने चैप्टर हैं? 2। इसमें कितने चैप्टर हैं? 6। दोनों को मिला करके फर्स्ट बुक कंप्लीट होती है। और ये फर्स्ट बुक कौन सी दुनिया है?
फर्स्ट बुक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दुनिया। समझ में आ रहा है? कोई सुन थोड़ी रहा है, ध्यान से सुन ले। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दुनिया। इसमें हम सिर्फ चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। चार्ज या तो रुका रहेगा या चार्ज मोशन में आएगा। और क्या करेगा चार्ज? तू बताना क्या करेगा? चल तू बता क्या करेगा। सर कुछ नहीं करेगा बस। ठीक है, तो बच्चा लोग यहीं से हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको सिलेबस का ओवरव्यू दिया है। यहीं से हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। एकदम बात चमक जाएगी, ध्यान से सुन लेना बस। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड स्टार्ट करने से पहले आप एक बार सिलेबस नोट करिए बहुत अच्छे से। उसके बाद में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो नोट करिए जल्दी से, फटाक से नोट कर ले। टारगेट नीट 2025। आर यू रेडी बच्चा लोग? वेरी गुड, वेल डन। चलो रफ कर दूं क्या? हेलो हेलो, चेक माइक चेक। हेलो, अरे रफ कर दूं क्या? तो बच्चा लोग चलिए यार चैप्टर करते हैं स्टार्ट। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन लिखेंगे। अरे क्या लिखेंगे बाबू भैया? इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है सर? ध्यान से सुनना मेरी बात। चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हेलो, चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैं ये मान के चल रहा हूं तू सिर्फ 6th क्लास पास आउट है बस। सही बात है सर, रियली में मैं 6th क्लास ही पास आउट हूं। सही बात है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद में सब मेरे ऊपर छोड़ दे। बस आज की क्लास पढ़ लेना, तभी कल की क्लास में आना, बस हो जाएगा। एक छोटी छोटी चीजें भी क्लियर करते चलेंगे। पहले बता डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट, क्या लिखेगा डेफिनेशन? अभी क्या बोला मैंने? चार्ज इज ए फंडामेंटल, चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं। चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। फिर मैटर कर रहा है, मैटर करने की जरूरत नहीं है रे। चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट causes it experienced a force when placed in इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो आप पढ़ा ही रहे हो बिल्कुल। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ओ भाई साहब, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। सर एक वर्ड आया है, क्या वर्ड आया है? फंडामेंटल। क्या वर्ड आया है? फंडामेंटल। सर कभी कभी दिक्कत हो जाती है, बिल्कुल फंडामेंटल वर्ड आया है। व्हाट इज फंडामेंटल? ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। व्हाट इज फंडामेंटल? हैं फंडामेंटल? और भाई साहब, फंडामेंटल का मतलब होता है लास्ट प्रॉपर्टी। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? लास्ट प्रॉपर्टी। मतलब जैसे मैं तुमसे बोलूं कि मास क्या है? मास सर क्वांटिटी ऑफ मैटर विच कंटेन इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। ध्यान से सुनना, मेरी बॉडी के अंदर जो भी मैटर की क्वांटिटी भरी हुई है वही तो मेरा मास है। और सही बात है सर, एकदम फील आ गया। जो भी मेरी बॉडी में मैटर की क्वांटिटी भरी हुई है वही मेरा क्या है? मास। मैं आपसे बोलूं कि मास के अंदर क्या है बताओ? सर मास के अंदर कुछ नहीं है भाई, मास तो मास है ना। ऐसे ही
चार्ज के अंदर भी कुछ नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऐसे ही चार्ज के अंदर भी कुछ नहीं है, चार्ज भी चार्ज है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है सर। फंडामेंटल है, फंडामेंटल। बेस है, बेस। ओ वाला रे, बेबी को बेस पसंद है। ओ भाई साहब, फंडामेंटल मतलब बेस है, बेस। और सबसे छोटी प्रॉपर्टी है, सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है। अच्छा 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 सर, दूसरा वर्ड आया है मैटर। मैटर तो करना पड़ेगा भाई, मैटर तो करना पड़ेगा सर, मैटर बिना करे तो काम नहीं चलेगा। दूसरा वर्ड कौन सा आया है? मैटर। मैं बोला ना, छोटी छोटी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा मैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मजा ही आ जाएगा फिर तो। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। ओ भाई, ऑक्यूपाइड स्पेस। क्या बेटा? ऑक्यूपाइड स्पेस को वॉल्यूम बोल सकते हैं। और भाई साहब एकदम बोल सकते हैं सर, इसको कहाँ बोल सकते हैं? वॉल्यूम। इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड मैटर। इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड मैटर। ओ भाई साहब, सर मैटर में एक नया वर्ड आया है, मास। इसको भी डिफाइन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यही तो दिक्कत है मेरे साथ, घुस जाना है सब्जेक्ट के अंदर बिल्कुल डीपली। मास मतलब क्या? अरे बोल ना, मास मतलब क्या? मास मतलब सर क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी, अरे कौन सी टीटी है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर विच कंटेन इन ए बॉडी, विच कंटेन इन ए बॉडी, इन ए बॉडी। Quantity of matter which contain in a body is called what? Mass. Is called mass. बेटा mass is nothing। अरे भाई साहब, nothing nothing बहुत करता है तू। mass is nothing, mass is nothing, mass is nothing but form of energy। अच्छा आ गया फॉर्म में, मेरी लगता है form of energy। ओए 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 ओए, हो गया मोई मोई। इधर देख, इज इक्वल टू होता है MC स्क्वायर। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन बाबा। ओ भाई साहब, इज इक्वल टू MC स्क्वायर होता है, बिल्कुल। सो मास इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ एनर्जी। आइंस्टाइन बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। डो नॉट वेरी, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहां तक कंप्लीट है बात। एकदम बात चमक गई कि नहीं बता? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, मजा ही आ गया सर। अब अगर मैं बात करूं कि चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। और मास भी क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो क्या भाई साहब मास और चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, दोनों सेम सेम ही तो है। सेम सेम कैसे हैं? देखो इधर आओ। क्या मास और चार्ज में कोई डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? बता सर। मास और यहां पे लिखेंगे चार्ज। पहला डिफरेंस तो ये है, टिक दिना दिन, दिन 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 दिन। अरे भाई साहब, ये कौन सा डिफरेंस आ गए? ड्रन ड्रन ड्रन। इधर देखो, क्या मास कभी नेगेटिव हो सकता है? हेलो हेलो, क्या मास कभी नेगेटिव हो सकता है? सर कभी नहीं, मास ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अरे क्या होता है बाबू भैया? ऑलवेज पॉजिटिव। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये क्या हो सकता है? मे बी है, मे बी, सच्ची में मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। मैं कहता हूं ना, पॉजिटिव चार्ज की बेचैनी नेगेटिव चार्ज समझता है। क्या बोलती है दुनिया? पॉजिटिव चार्ज की बेचैनी नेगेटिव चार्ज समझता है। ओ भाई साहब, मास और चार्ज की बात करूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मेरे हाथ में 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अच्छा सर, हाँ, और मैं उस 2 का माइक्रोकूलम के चार्ज को बहुत तेज वाली स्पीड वाली गाड़ी में लेके बैठ जाऊं, तो क्या वो 4 माइक्रोकूलम हो जाएगा? बोलना बोलना, तू बोलना। सर वो 4 माइक्रोकूलम तो नहीं होगा कभी भी, वो 2 माइक्रोकूलम ही रहेगा। मतलब चार्ज कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है।
नहीं बाबा नहीं, चार्ज कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये लिखेंगे चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड। चार्ज कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, बट मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड। ये स्पीड पे डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स अपॉन स्पीड। ये किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे। अरे सर अगर स्पीड पे डिपेंड करता है तो कैसे करता है बताना, कैसे करता है बताओ ना, तभी तो मानेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। यहां पे लिखेंगे m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओ भाई साहब चलो 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 चलो, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे ओए ओए दिख रहा है, सुन रहा है? नीचे दिख रहा है कि नहीं? सर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, अब इधर देख, ये m क्या है? m सर m है, यहां पे लिख दूं? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। मास ऑफ ऑब्जेक्ट जब वो मोशन में है, मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। m क्या है? m मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मास ऑफ, दिख रहा है ना? मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। m नॉट क्या है? m नॉट क्या है? m नॉट है मास एट रेस्ट। मास एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका मास है, उसको हम बोलेंगे m नॉट। बहुत सुंदर। v क्या है? v स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है बच्चा लोग? स्पीड ऑफ लाइट। बहुत सुंदर, बहुत गजब। कितना होता है रे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? आई विल चेक। हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, सब कुछ दिख रहा है सर। डन है क्या? अब इधर देख, एक बात बता, जो हमारी लाइट है उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे ही हम बोल सकते हैं बच्चा लोग, कितना पता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओ भाई साहब मजा आ जाएगा सुन के। लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और आइंस्टीन बाबा कहते थे, ध्यान से सुनना, आइंस्टीन बाबा कहते थे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा के इंक्रीज करके अगर लाइट की स्पीड के इक्वल कर दी जाए तो वह ऑब्जेक्ट दुनिया से गायब हो जाएगा। सर ऐसे कैसे हो सकता है? ध्यान से सुनना, क्योंकि लाइट हमें दिखती नहीं है। कहां है लाइट बता? नहीं तू बताना लाइट कहां है? अरे सर ये चारों तरफ लाइट ही तो है, आपके सामने भी लाइट है, तभी तो आप वीडियो बना रहे हैं। लाइट दिखती नहीं है। ध्यान से सुनना, लाइट दिखती नहीं है, लाइट ऑब्जेक्ट्स को दिखाती है। जो भी तुम्हें चारों तरफ दिख रहा है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं। अरे बाबू भैया चक्कर चल रहा है, चक्कर। हाँ लाइट खुद दिखती नहीं है। कभी तुमने देखा है रोड पे है ना, काले कपड़े पहन के लाइट घूम रही है, फिर बोल रही है हेलो 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 चेक माइक चेक हेलो, बहुत बोलते हो वीडियो में तुम लोग। अच्छा, कभी लाइट दिखती नहीं है, लाइट ऑब्जेक्ट को दिखाती है। जो भी हमारे चारों तरफ दिख रहा है सबके सब ऑब्जेक्ट है। और तुम बताओ लाइट को कभी देखा है? और देखा है तो उसकी शेप बताओ कैसी दिखती है, बता ना कैसी दिखती है। सर सच्ची बात है, लाइट दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें उसको देख ही नहीं पाती, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है। अगर मैं, ध्यान से सुनना बेटा मजा आ जाएगा, अगर मैं स्पीड बढ़ा के कितनी कर सकता हूं? सर आप लाइट की स्पीड के बराबर कर दो। स्पीड को बढ़ा के अरे रुक जा, स्पीड इंक्रीज करके अगर लाइट की स्पीड के बराबर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट की स्पीड कर दिया जाए तो क्या पक्की बात है बच्चा लोग? ध्यान से सुनना बस,
सर यहां से m इज इक्वल टू आ जाएगा, ये v और c तो बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप क्या कर रहे हो, v को अप्रोक्स इक्वल कर दिए किसके, c के, मतलब आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल कर दिए किसके, स्पीड ऑफ लाइट के। तो क्या ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे? हेलो हेलो, क्या ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे? हाँ, और 1 - 1 कितना आएगा, 0, और समथिंग अपॉन 0 कितना आता है, इन्फिनिटी। ओ भाई साहब, मतलब मास इन्फिनिटी हो जाएगा, मास इन्फिनिटी हो जाएगा क्या? हाँ, कोई भी चीज इन्फिनिटी हुई है इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना हूं, कोई भी चीज इन्फिनिटी हुई है उसका क्या मतलब है? सर इन्फिनिटी होने का मतलब है कि वो इंक्रीज होते 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 इन्फिनिटी हो गई होगी। पहले तो 0 से इंक्रीज हुई होगी ना, तो क्या पक्की बात है कि वेलोसिटी बढ़ाने से, भाई साहब वेलोसिटी तूने इंक्रीज किया और इंक्रीज कर करके स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर दिया, तो मास भी बढ़ता 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 इन्फिनिटी हो गया। तो क्या पक्की बात है कि वेलोसिटी बढ़ने से या ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ने से मास इंक्रीज होगा? यस यस यस, लेकिन स्पीड कंपेरेबल होनी चाहिए किसकी स्पीड के, स्पीड ऑफ लाइट के। ऐसे नॉर्मली चलने से थोड़ी ना मास बढ़ जाएगा। हाँ सर सही बात है। तो क्या पक्की बात है कि वेलोसिटी बढ़ने से मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वेलोसिटी कम होने से मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। एकदम बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, इसको फटाक से नोट कर ले। डन है क्या? रफ कर दूं? तो एकदम डन डना डन डन बच्चा लोग। हाँ, अब मैं कुछ लाइंस लिखूंगा, उसको आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। ठीक है, पहली बात, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, सही की गलत? दोबारा सुन, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, सही की गलत फटाक से बता दे। चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, सही की गलत? चार्ज हमेशा मास के साथ आएगा। बिल्कुल, किसी भी बॉडी का मास होगा उसी पे तो चार्ज आएगा। चार्ज अकेला कहाँ एग्जिस्ट करेगा बताओ? सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना, तो दादा उसका भी मास होता है। अरे सर एकदम सही बात है, तो ट्रू है, ट्रू, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, सही की गलत? विदाउट मास, बोल सही की गलत? अरे बोल बाबू भैया। चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एकदम सही बात है, बिना मास के चार्ज कहाँ आएगा? बिल्कुल सही बात है, फॉल्स है, फॉल्स, सही बात, कोई दिक्कत नहीं है। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, सही की गलत? विदाउट चार्ज, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, सही है, ट्रू है। क्यों सर? क्योंकि जो न्यूट्रल बॉडी है, मैं क्या हूं? न्यूट्रल बॉडी। आप क्या हो? न्यूट्रल बॉडी। अरे भाई, हर एक एटम के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे सही बात है सर, और प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। एकदम सही सर, तो बॉडी तो न्यूट्रल होती है, उस पर चार्ज थोड़ी ना है, लेकिन मास तो है ना। तो ये लाइन सही है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। हमारे पास चार्ज नहीं है लेकिन मास तो है ही, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, मास एग्जिस्ट कर सकता है बिना चार्ज के। एकदम बात चमकी कि नहीं चमकी? बता, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बता, चार्ज क्या कर सकता है? ध्यान से सुनना, चार्ज क्या कर सकता है? सर चार्ज या तो रुका रहेगा या चार्ज मोशन में आ जाएगा। ध्यान से सुनना, चार्ज क्या कर सकता है? सर चार्ज दो ही काम करेगा,
या तो चार्ज रेस्ट में रहेगा, एट रेस्ट, या फिर चार्ज आ जाएगा मोशन में, इन मोशन। हाँ सर, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जब चार्ज रेस्ट में रहता है, ध्यान से सुन लेना, नीट 2020 में भी इस पे सवाल आया हुआ है। जब चार्ज मोशन में आ जाएगा या चार्ज रेस्ट में रहेगा तो क्या होगा सर? चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सर कैसे? सुन ध्यान से मेरी बात। प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या करता है? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। इसीलिए पहले चैप्टर में और दूसरे चैप्टर में हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे। बहुत गजब, बहुत सुंदर। लेकिन जब चार्ज मोशन में आएगा तो दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन, मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। किससे मूव करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से। बहुत सुंदर, बहुत गजब। और दूसरी बात है, मूव विद वेरिएबल वेलोसिटी। अरे कौन सी वेलोसिटी है? वेरिएबल वेलोसिटी। बहुत सुंदर, बहुत गजब, वेरिएबल वेलोसिटी। क्या बच्चा लोग वेरिएबल वेलोसिटी को एक्सीलरेटेड चार्ज बोल सकते हैं? हेलो हेलो, क्या वेरिएबल वेलोसिटी को एक्सीलरेटेड चार्ज बोल सकते हैं क्या? सर एक्सीलरेटेड चार्ज क्या करेगा? एक्सीलरेशन करेगा। चार्ज क्या करेगा? एक्सीलरेशन करेगा। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या करता है पता है? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओ भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड हो रहा गया। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और जब एक्सीलरेटेड चार्ज होता है, ध्यान से सुनना, जब एक्सीलरेटेड चार्ज होता है तो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कोमा मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करता है? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम डन। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, ध्यान से सुन लेना आप। ध्यान से सुन, एक सवाल करता हूं बहुत जबरदस्त। इफ ए चार्ज पार्टिकल, ध्यान से सुन ले, इफ ए चार्ज पार्टिकल moves on a circular path with constant speed then produced क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑप्शन ए, सुन रहा है क्या? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन डी हमें नहीं आता है, हमें नहीं आता है। तेरे को आता क्या है बे? अरे तेरे को आता क्या है? बता। ये सवाल सेम टू सेम टाइम ऐसा ही कुछ सवाल आया था नीट 2024 में। बोला था कि एक पार्टिकल, वहां पे चार्ज पार्टिकल नहीं था, एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में आपका क्या कहना है? तो मज़ा आ जाएगा, ध्यान से सुनना। 11th क्लास में हमने पढ़ा है। इसका आंसर अगर हम देखें तो हम बोलेंगे कि यार कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो क्या पक्की बात है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। हेलो, डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड क्या है सर? स्पीड है कांस्टेंट। लेकिन
वेलोसिटी होती है। ध्यान से सुनना, वेलोसिटी होती है। इस पे बहुत सारे सवाल करवाए हैं मैंने मोशन इन 1D के अंदर। वेलोसिटी होती है स्पीड इनटू डायरेक्शन। मजा आ जाएगा, ध्यान से सुन ले बस। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड इनटू डायरेक्शन। क्या क्या डायरेक्शन हर टाइम पे चेंज हो रही है? क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या? हाँ सर, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या पक्की बात है डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी? हेलो हेलो हेलो, डायरेक्शन चेंज होने से क्या चेंज होगी? वेलोसिटी चेंज होगी। और जब वेलोसिटी चेंज होती है मतलब वेलोसिटी वेरिएबल होती है, तो क्या एक्सीलरेशन जो होगा वो चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा। ओ सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या आएगा बता? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों प्रोड्यूस करेगा। एकदम डन बात, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग। जल्दी से नोट कर, फटाक से नोट कर, फटाक से, जल्दी 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 नोट हो जाना चाहिए। एकदम डंडना डंडन है बच्चा लोग, जल्दी नोट कर ले। तो डन है क्या यार? चलिए एकदम पीएचडी कर लेते हैं चार्ज पे। सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे चार्ज। सबसे पहले हेडिंग क्या लिखेंगे? चार्ज। अच्छा, चार्ज को इन्वेंट किसने किया था भाई? इन्वेंटर है, कहाँ लिख रहा है? इन्वेंटर। चार्ज को इन्वेंट किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओ भाई बहुत तेज हो रहे हो है। हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अच्छा, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बढ़िया बढ़िया बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा बिल्कुल। दूसरे नंबर पे आता है इसका सिंबल क्या होता है? चार्ज का सिंबल क्या होता है? चार्ज को कभी कैपिटल क्यू से या कभी स्मॉल क्यू से लिख लेते हैं। किससे लिख लेते हैं? या तो कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से चार्ज को हम सिंबल लिख देते हैं। एक बात बता मुझे, स्केलर की वेक्टर वेक्टर स्केलर पढ़ाया था कि नहीं? चार्ज स्केलर है कि वेक्टर है? सर इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो चार्ज इज स्केलर। चार्ज क्या है रे? चार्ज इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। कितने टाइप होते हैं? सर टाइप होते हैं 2। पॉजिटिव चार्ज। अरे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। कौन कौन से चार्ज हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बहुत सुंदर, बहुत गजब। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के एक्सप्लेनेशन की। किसकी बात करते हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के एक्सप्लेनेशन की। मजा ही आ जाएगा, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा मैं केमिस्ट्री की तरफ डेविएट हो रहा हूं, लेकिन एकदम फील आ जाएगा चार्ज का। अगर मैं एटम की बात करूं, गोला तो गोल बना ही नहीं। इतने दिन हो गए पढ़ाते हुए, गोला गोल बनाना आता नहीं है सर आपको। अच्छा, ये क्या है? इसमें है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अरे भाई न्यूट्रॉन तो सही बना ले, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट एटम। दिस इज नथिंग बट एटम। और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन है आवारा। इलेक्ट्रॉन कैसा है? इलेक्ट्रॉन आवारा है, बाहर गलियों में घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर गलियों में घूमता रहता है। अच्छा हाँ, सुन ध्यान से। कोई इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकाल सकता है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन इस सेल में आ भी सकता है। सर
क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है, इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जा सकता है। ध्यान से सुनना, तभी चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे जब दो बॉडी को हम अलग अलग दो बॉडी को हम रब करते हैं एक दूसरी बॉडी से, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ध्यान से सुनना, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन सवाल बहुत तगड़ा खड़ा हो जाता है कि सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाते हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं जाते? कोई सुन थोड़ी रहा है। इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाते हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं जाते? ओ भाई साहब, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सच्चा वाला करते हैं। कौन सा वाला करते हैं? सच्चा वाला। एक दूसरे से वादा कर रखे हैं कि दुनिया में कुछ भी हो जाए प्रोटॉन हमेशा न्यूट्रॉन के साथ रहेगा। अच्छा, मतलब कुछ भी हो जाए, तबाही मच जाए, कुछ भी हो जाए, इतनी खतरनाक बॉन्डिंग है ना कि दुनिया की कोई ताकत इन्हें हिला नहीं सकती। प्रोटॉन हमेशा कहता है कि मैं हमेशा न्यूट्रॉन के साथ रहूँगा। हम बने हैं एक दूसरे के लिए। कुछ भी हो जाए, तबाही मच जाए दुनिया में, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। ठीक है, इसकी चर्चा हम थोड़ी सी देर बाद करेंगे, लेकिन अभी मैं बात करना चाहता हूँ चार्जेस के बारे में। तो क्या यार मैं ऐसे लिखूँ, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, तो क्या सही बात है? इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, एकदम मज़ा आ जाएगा बेटा। नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, सही की गलत? बिल्कुल सर, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। कितना सर? इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बहुत सुंदर, बहुत गजब। अगर मैं तुमसे बोलूं प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो कोई परेशानी, पेट पाट में दर्द तो नहीं होता है? को बताओ। पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अरे एकदम सही बात है सर। कितना होता है बता सर? प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बहुत सुंदर, बहुत गजब। अगर मैं तुमसे बोल दूं न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, मतलब न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है क्या वो जीरो होता है? नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज। सर कैरी कौन सी वाली? आम वाली कैरी? अरे नहीं, मैंगो वाली कैरी नहीं, ये दूसरी वाली कैरी है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। अब सुन, मास की भी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन के पास मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर एकदम ही पीएचडी हो जाएगी, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, पहले ही बोल रहा हूं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? सर इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg स्वाहा। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मास ऑफ प्रोटॉन बताना। मास ऑफ प्रोटॉन, सर मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगेन स्वाहा। एक बार और करेंगे, रुक जा। अच्छा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ, हेलो बच्चों, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है कितना? 1.65 इंटू 10⁻⁻27 kg स्वाहा। अरे भाई साहब, अब सुन ध्यान से, कौन सा मास सबसे ज्यादा है? हेलो, कौन सा मास सबसे ज्यादा है बता। सर सबसे ज्यादा मास है न्यूट्रॉन का।
तो मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आता है मास ऑफ प्रोटॉन और देन आता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओ भाई साहब, सर सारा ही डेटा एक साथ लिखवा दिए। बिल्कुल, और लिखना भी चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है। और मैं तुमसे बोलूँगा कि मास ऑफ प्रोटॉन 1837 टाइम ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। सर ये कहाँ से लाए हो? सुन ध्यान से। एक तरफ 1837 इलेक्ट्रॉन को बिठा दो और एक तरफ अकेला प्रोटॉन। एक नारी सब पे भारी है, नारी सब पे भारी है। हाँ, इतना भारी होता है, इतना हैवी होता है। कौन? प्रोटॉन। पहला रीज़न जो है कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होता, उसका पहला रीज़न यही है कि उसका मास बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा रीज़न ये है कि वो न्यूट्रॉन से बहुत प्यार करता है, सच्चा वाला करता है। बोलता है दुनिया में तबाही मच जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं हमेशा न्यूट्रॉन के साथ रहूँगा। इसीलिए दो रीज़न हैं। पहला रीज़न मास ज़्यादा, दूसरा रीज़न न्यूक्लियर फोर्स, जो किसके साथ है? न्यूट्रॉन के साथ। नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियाई के अंदर एक फोर्स लगता है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधे रखता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को साथ साथ रखने का वादा कर चुका है कि कुछ भी हो जाए तुम हमेशा साथ ही रहोगे। इसीलिए किसी भी एटम से या तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं या इलेक्ट्रॉन आते हैं। तुमने सुना होगा केमिस्ट्री में कि अपना जो भी कोई भी एलिमेंट है वो अपना ऑक्टल कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, प्रोटॉन नहीं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन नहीं। प्रोटॉन न तो आता है और ना ही प्रोटॉन जाता है। न्यूट्रॉन न तो आता है और ना ही न्यूट्रॉन जाता है। पहला रीज़न क्योंकि मास ज़्यादा होता है, और दूसरा रीज़न बॉन्डिंग। दूसरा रीज़न क्या है? बॉन्डिंग। दोनों के बीच में सच्चा वाला है, सच्चा वाला न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें केमिस्ट्री का फील दिलाता हूं। देखो इधर आओ। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो क्या सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है? एक चीज और बतानी है मुझे थोड़ी सी। क्या Z = P = E होता है? सर ये क्या चीज है? ये है एटॉमिक नंबर, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट में क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं? कहाँ गई? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। हाँ, और वो किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के। तो बता, सोडियम में कितने प्रोटॉन हैं? सर एटॉमिक नंबर के बराबर 11। और सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर एटॉमिक नंबर के बराबर। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा बता? 1s2 2s2 2p 6 3s1। एकदम बात समझ गई, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। हर दुनिया का एलिमेंट, हर एलिमेंट दुनिया का क्या चाहता है पता है? ऑक्टल कंप्लीट करना चाहता है। पढ़ा है ना केमिस्ट्री में? क्या चाहता है? ऑक्टल कंप्लीट करना चाहता है। तो ऑक्टल कंप्लीट करने के लिए आउटर सेल के एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। और क्या पक्की बात है बच्चा लोग कि Na की जो वैल्यू है वो ऐसे डिनोट करी जाएगी Na+, और एक इलेक्ट्रॉन चला गया, टाटा गुड बाय हो गया। ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। अरे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बच गए सर। और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? प्रोटॉन 11 है, क्योंकि ना तो प्रोटॉन जाता है और ना ही प्रोटॉन आता है। क्यों? रीजन बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन कैरी, तू बोल पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैरी, तू बोल नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। क्या पक्की बात है कि 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन मिलके, हेलो क्या पक्की बात है कि 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन मिलके एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे? क्या बचा? क्या बचा बताना? सर एक प्रोटॉन बच गया, और प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए यहां पे प्लस आया है। ओ माय गॉड, जस्ट लुक लाइक वाव। हाँ, अभी नहीं, अभी और सुनिए। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो क्या पक्की बात है बच्चा लोग, मैग्नीशियम जो होता है वो
ऑक्टल कंप्लीट करने के लिए Mg+2 लिखते हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं। बहुत सुंदर सर। मैग्नीशियम में प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ एक्सप्लेनेशन देते हैं। मैग्नीशियम में प्रोटॉन कितने हैं सर 12। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर 12। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए 2। कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10। कितने प्रोटॉन हैं 12। क्या प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, यस। इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, यस। क्या 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन बचा क्या सर 2 प्रोटॉन बचे और प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए यहां पे +2 आता है। एक बात मेरे दिमाग में ऐसे सेट हुई है ना कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट से या किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि देख इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। मतलब एक बात पक्की समझ में आ गई, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। वाओ सर, जस्ट लुक लाइक वाओ। अब इधर देख, अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, पढ़ा है केमिस्ट्री में, और Cl- आ जाता है। क्यों ऐसा? इसके पास प्रोटॉन कितने हैं सर 17। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18। इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज। अरे भाई साहब 18 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कितने 17। क्या 17 प्रोटॉन, क्या 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन मिल करके न्यूट्रल हो जाएंगे? बचा क्या, बोलना बचा क्या सर? 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आया है। इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, माइनस। एक बात मुझे और बहुत अच्छे से समझ में आ गई बच्चा लोग है, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से नेगेटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया है ना इलेक्ट्रॉन, तो आया है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और डेफिशिएंसी मतलब गया इलेक्ट्रॉन, कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की। तो याद रखना, वैसे भी याद रह जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव होता है तो चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो खुद नेगेटिव है तो आएगा तो नेगेटिव चार्ज। दैट्स इट। बता मजा आया कि नहीं आया? कितने पार्ट में बांटा था चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या सर? पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एकदम बात चमकी कि नहीं चमकी बता सर? यहां पे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, लिखना ही पड़ेगा मेरे भाई। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार चेक कर लेता हूं मैं। हाँ सर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या सर? पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बात बता, मास के बारे में क्या कहना है? हेलो हेलो हेलो, मास के बारे में क्या कहना है? अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मास डिक्रीज हो जाएगा कि मास इंक्रीज हो जाएगा? सर पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गया, गया, टाटा गुड बाय। हेलो हेलो, टाटा गुड बाय। तो इलेक्ट्रॉन गया तो क्या इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है? हाँ, ये लिख रहा, ओ भाई साहब ये लिख रहा, ओ भाई साहब ये लिख रहा, ओ भाई अरे सर क्या बात कर रहे हो? मतलब इतना मास तो चला गया ना? हाँ कि ना? हाँ सर इतना मास चला गया, तो क्या मास कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा? मास क्या होगा सर? मास होगा डिक्रीज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिक्रीज हो गया, डिक्रीज। मास क्या हो गया? मास हो गया डिक्रीज। बहुत सुंदर बात है क्या, बहुत गजब बात है क्या? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नेगेटिव चार्ज की बात करूं, कौन से चार्ज की बात करूं? नेगेटिव चार्ज। तो क्या बच्चा लोग, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और सर नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आया है
तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है और इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है, तो क्या पक्की बात है कि मास इंक्रीज हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। ओ भाई साहब, मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब क्या सर? नेगेटिव चार्ज मतलब मास इंक्रीज हो जाएगा। मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बोल सुहा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, मजा ही आ गया। नोट कर ले, नोट कर ले फटाक से। नोट 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 हो जाना चाहिए जल्दी से। नीचे दिख नहीं रहा है सर, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे, पहले इसको नोट कर ले। वापस लिख दूँ मैं जो नीचे लिखा हुआ है, नो डाउट, बस तू नोट कर ले एक बार। तो एकदम डन 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 बचा लो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ यार। पॉजिटिव चार्ज दोबारा लिख देता हूं मैं। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या? बोल बोल, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या? अरे रुक जा, कहाँ लिख रहा है बाबू भैया? पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है रे? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मतलब कमी हो गई, तो क्या पक्की बात है मास भी कम हो जाएगा? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इस वाले सिंबल का मतलब क्या है? डिक्रीज। सर बढ़िया है। और नेगेटिव चार्ज मतलब क्या? बोलना, अरे बोलना बाबू भैया, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या? बोलो ना प्लीज, बोलो ना, अरे बोलो ना बाबू भैया। नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या मतलब है? सर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन आया तो मास लेके आया है, मास लेके आया है तो मास इंक्रीज हो जाएगा। ऊपर वाले सिंबल का मतलब इंक्रीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन और लिख, एक लाइन और लिख। लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। लाइक मतलब इक्वल चार्जेस। लाइक चार्जेस इक्वल चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। रिपेल टू ईच अदर, रिपेल करते हैं। हाँ तो क्या बड़ी बात है क्या इसमें? कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस प्लस ना 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 ना, माइनस माइनस ना 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 ना, ऐसे बोलते हैं। प्लस प्लस ना 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 ना, माइनस माइनस अरे नहीं 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 नहीं। अच्छा हाँ, चार्ज भी बोलने लगे, बिल्कुल। अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस बोल दो या अनइक्वल चार्ज बोल दो, एक ही बात है। अनइक्वल चार्ज, अनलाइक चार्ज या अनइक्वल चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ हाँ हाँ, ऐसी बात है क्या? अरे बिल्कुल ही, अट्रैक्ट ईच अदर। प्लस माइनस, हाँ हाँ हाँ, माइनस प्लस, हाँ 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 हाँ, ना 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 ना, प्लस प्लस ना ना, माइनस माइनस अरे नहीं नहीं नहीं, प्लस माइनस हाँ हाँ हाँ, प्लस माइनस हाँ हाँ हाँ, माइनस प्लस हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ ना ना क्या चल रहा है ये? ना ना हाँ हाँ क्या चल रहा है? सर एकदम बात चमक गई। याद रखना हमेशा, पॉजिटिव चार्ज की बेचैनी नेगेटिव चार्ज समझता है। पॉजिटिव चार्ज की बेचैनी नेगेटिव चार्ज समझता है। प्लस माइनस हाँ, माइनस प्लस हाँ हाँ हाँ, बहुत तेज हो रहे हो बेटा। प्लस माइनस हाँ, और हाँ वो आमिर खान वाला, अच्छा हमको सिखा रिया है, ऐसी बात है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, एकदम डन, कोई दिक्कत नहीं है सर, मज़ा आ रहा है। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज तो यार आपने 10th क्लास में तो पढ़ाई होगा। अरे सर आप तो बोलते थे कि आप 6th क्लास पास आउट है, कोई बात नहीं, एक फॉर्मूला याद कर ले यार। अरे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना वो Q/T के बराबर होता है। हाँ सर हमें पता है इतना तो, इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या पक्की बात है यहाँ से Q बराबर I इंटू गई लिख सकते हैं। आई गई, आई गई, गई
गई क्या? हाँ, आई कब थी? हैं? आई कब थी? सर ये क्या है? चार्ज। ये क्या है? करंट। ये क्या है? टाइम। करंट लगा के भेजे हो, बहुत बढ़िया। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अरे करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो क्या पक्की बात है जो भी यूनिट आएगी वो चार्ज की एसआई यूनिट आएगी? ओ भाई साहब, जो भी यूनिट आएगी वो चार्ज की एसआई यूनिट आएगी। और एम्पियर इंटू सेकंड को पूरी की पूरी दुनिया कूलाम बोलती है। हैं? सच्ची में? हाँ, क्या बोलती है? कूलाम। तो पूरी दुनिया बोलती है तो तू भी बोल लेना, बात करता है। हट। अरे सर क्या बात कर रहे हो? एम्पियर इंटू सेकंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर इंटू सेकंड को कूलाम बोलते हैं। याद रखना हमेशा। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। बोल सर। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होती है COULOMB, कूलाम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत गजब, एकदम डंडना डंडन। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे CGS यूनिट की। किसकी बात करेंगे? CGS यूनिट। CGS यूनिट में हम दो पार्ट में कैटेगराइज करके स्टडी करेंगे। सर ऐसे कैसे करोगे? करूंगा, मेरी मर्जी, तू बता क्या करेगा। CGS यूनिट मतलब क्या? सर CGS यूनिट में हम दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। व्हेन चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो हम CGS यूनिट लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बोल मेरे साथ, बोलना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कौन सी यूनिट है? ओ भाई साहब क्या लिख रहा है बे? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कौन सी यूनिट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको बोलते हैं ESU। क्या बोलते हैं? ESU। ESU कौन सी यूनिट है? सर ये यूनिट है स्टेट कूलाम। कौन सी यूनिट है? स्टेट, COULOMB। स्टेट कूलाम को ही पूरी की पूरी दुनिया फ्रैंकलिन बोलती है। अरे कहाँ बोलती है? फ्रैंकलिन। अच्छा, हाँ, इसी को बोलते हैं फ्रैंकलिन। और ध्यान से सुन ले, ये चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, फ्रैंकलिन। कौन सी यूनिट है? CGS यूनिट है। उसका क्या नाम है? स्टेट कूलाम। कौन से सिस्टम में? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मतलब ESU। अरे क्या बोलती है जनता? ESU। याद रखना हमेशा, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU होते हैं। एक कूलाम में कितने ESU? 3 × 10⁹ ESU। कैसे याद रखेगा बता? सर आपने 11th क्लास में बताया था कि SI यूनिट बड़ी होती है और CGS यूनिट छोटी होती है। ओ भाई साहब, सर ये जो यूनिट आप लिख रहे हो वो ऐसा यूनिट है। हाँ, तो क्या लिखेगा बता? सर हम लिख रहे हैं 3 × 10⁹ ESU। तो ये छोटी यूनिट है, इसको बहुत सारे नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तब क्या मिलेगा? कूलाम मिलेगा, कूलाम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत गजब। जब चार्ज रेस्ट में है तो ये यूनिट हम डिफाइन करेंगे। और चार्ज जब मोशन में आ जाएगा, व्हेन चार्ज, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नीचे तो दिख ही नहीं रहा सर, तो लिखने का क्या फायदा है फिर? कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दो, इधर आ जाओ। ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। क्या लिखेगा बता? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। बता सर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है फ्रैंकलिन। कौन सी यूनिट है? फ्रैंकलिन है। सर स्मॉलेस्ट यूनिट आप बता ही दिए, तो लार्जेस्ट यूनिट भी बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, लिख ले जल्दी से, लिख ले। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, फैराडे।
कौन से डे हैं? फैराडे, फैराडे सर, फैराडे, हाँ। और ध्यान से सुन ले, एक फैराडे में 96500 कूलाम होते हैं। भाई साहब मज़ा आ रहा है एकदम, फील। एक फैराडे में 96500 कूलाम होते हैं। एकदम डन। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी है तो बता। अदर यूनिट की बात करूँ ना मैं, वो जब चार्ज मोशन में आएगा, जब चार्ज मोशन में आएगा तो उसमें हम बात करेंगे अदर यूनिट की। किसकी बात करेंगे? अदर यूनिट की, जिसे हम बोलेंगे प्रैक्टिकल यूनिट। कौन सी यूनिट? प्रैक्टिकल यूनिट। ये यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। कौन सी यूनिट है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को पूरी दुनिया EMU के नाम से जानती है। किसके नाम से जानती है? EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होती है वो होती है एब कूलाम, COULOMB, एब कूलाम। कौन सा कूलाम है? एब कूलाम। और ध्यान रखना, एक कूलाम में 1/10 क्या होते हैं पता है? EMU होते हैं। ओ भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत गजब। सुन, 2 मिनट लगेंगी बस। ऐसा यूनिट बोल, कूलाम। CGS यूनिट बोल, सर CGS यूनिट, स्टेट कूलाम। कौन से सिस्टम में? कौन से सिस्टम में? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या है? सॉरी, स्टेट कूलाम। उसे क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन। वही क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। बहुत बढ़िया। एक कूलाम में कितनी ESU? 3 × 10⁹ बहुत सुंदर, बहुत गजब। बड़ी यूनिट बताना, लार्जेस्ट यूनिट फैराडे। अच्छा हाँ, एक फैराडे में कितने कूलाम? 96500 कूलाम। दैट्स इट। अगर मैं तुमसे रिलेशन पूछ लूं, किसमें? EMU में और ESU में, तो कोई दिक्कत है? हेलो हेलो, अगर तुम्हें रिलेशन पूछ लूं मैं EMU में और ESU में, तो क्या कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत क्यों नहीं है? इधर आ, यहाँ पे रिलेशन देख लेते हैं। सर रिलेशन देख रहे हो? हाँ, रिलेशन नहीं चाहिए सर हमको, हम पढ़ाई करने वाले हैं। अरे इन दोनों में देख रहे हैं? अच्छा, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। हो, बहुत बढ़िया। और एक कूलाम बराबर होता है क्या? सर 1/10 EMU। भाई साहब, ये भी एक कूलाम की वैल्यू, बिल्कुल। ये भी एक कूलाम की वैल्यू, बिल्कुल। क्या इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं? हेलो हेलो हेलो, ध्यान से सुनना। क्या इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं? क्यों? क्योंकि एक एक कूलाम की वैल्यू ही तो है। अरे यार बहुत बढ़िया सर, जगह ढूंढ ढूंढ के पूरे बोर्ड को भर देते हो सर आप। इधर देख, अब क्या यार पक्की बात है, अगर मैं यहां से लिखूं 1/10 EMU, तो 1/10 EMU लिखूंगा तो यहां पे मैं लिख दूं EMU बराबर 10 को इधर ले जाऊंगा तो क्या 3 × 10⁻10 ESU आ जाएगा। ओ भाई साहब, ये दोनों में रिलेशन आ गया। ले ले भाई ले, आजा 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 आजा, कहाँ जा रहा है? आजा। एक EMU बराबर होता है 3 × 10⁻10 ESU। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इन दोनों को बराबर करो, इसकी वैल्यू निकाल लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻10 ही तो हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, बता। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से नोट कर ले। जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए। तो ठीक है बच्चा लोग, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।